वेलकम बैक एवरीवन। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा देखा था मैकेनिज्म कैसे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। अब स्टार्ट करना है हमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज से। फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम। अब इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखी रहती है, क्योंकि डायरेक्ट ही उठा के दी जाती है, पेपर में पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में या चूज द करेक्ट के फॉर्म में। तो टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जितना वॉल्यूम एयर का हम इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में, उसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। और ये अप्रॉक्स होता है 500 ml। दैट इज इन अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। पर मिनट बात की जाए तो कितना है ये, 6000 से 8000। लेकिन नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम पूछा जाए तो कितना है, 500 ml। जो वो वॉल्यूम है एयर का जो हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में हम बैठे हुए हैं, इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं, उसे कहेंगे हम टाइडल वॉल्यूम। अब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। अब ये क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। अब हमने पूरी फोर्स के साथ इंस्पायर किया, उसके बाद भी कुछ ऐसा वॉल्यूम जो हम और अंदर ले सकते हैं, उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व मतलब कुछ बचा के रखना, बचा हुआ मतलब इतना करने के बाद, जैसे पेट्रोल भरवाते हैं ना, पूरे भर गया, खर्च हो गया, कुछ रिजर्व में रहता है, वैसे ही। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की पूरी हमने इंस्पायर कर ली, उसके बाद एडिशनल वॉल्यूम जितना कर सकते थे फोर्सेबल उतना किया, उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम जो हम और ले सकते हैं, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना जाता है, एवरेज 2500 से 3000 ml। ऐसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन एक्सपायर कर सकता है आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जो हम एक्सपायर कर पाएँ, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। इसकी वैल्यू जाती है 1000 से ml, 1000 ml से 1100 ml। नाउ रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। मतलब आपने पूरा फोर्सेबल एक्सपायर, जितना आप एक्सपायर कर सकते थे उतना कर दिया, उसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह जाता है ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेजेस 1100 ml to 1200 ml। इसकी वैल्यू कितनी जाती है, 1100 ml to 1200 ml। अब बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अब, जो हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऊपर पढ़ी, इसमें अगर हम कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज़ डाल दें तो ये हमारे लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, अगर मतलब ये जो रेस्पिरेटरी वैल्यू सी, अगर इनमें जो जितनी भी पड़ी, अगर इनमें से एक दो को ऐड अप कर दें तो क्या बन जाती है, पल्मोनरी कैपेसिटीज़ बन जाती हैं। तो वो बहुत क्लिनिकली उसका बहुत यूज़ होता है। देखते हैं कैसे। अब है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नाम से समझ आया, कैपेसिटी किसी की इंस्पायरेटरी, तो जो हम क्या कर पाएँ, इंस्पायर कर पाएँ। अब इंस्पायर कब करेंगे, पहले तो एक्सपायर करना पड़ेगा उसकी वजह से, तो वही नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद वो वॉल्यूम एयर जो पर्सन इंस्पायर कर सकता है। अब इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अभी हम पढ़ गए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व तो किसी एक सेम चीज़ का रिजर्व रखोगे ना आप। अगर आपको सपोज चीनी का स्टॉक करना है, रिजर्व में रखनी, तो चीनी का ही रिजर्व किया जाएगा। और किसी की कैपेसिटी देखनी है तो जब तक उसको पुल डाउन नहीं कर देंगे, उसमें से वो चीज़ बाहर नहीं निकालेंगे, तो किसी की कैपेसिटी का पता नहीं चलता। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है, रिजर्व जो है वो सेम चीज़ का हो रहा है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी मतलब वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो रिजर्व करके रखी गई, जो और हम ले सकते हैं आफ्टर अ फोर्सेबल इंस्पायरेशन। तो दोनों चीज़ें सेम है वहाँ पे। अब आते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब अपोजिट चलेगा। कोई कह रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कि ये इतना इसकी कैपेसिटी है, ये इतना कट जाएगा। अब कह रहा है किसकी कैपेसिटी, इंस्पिरेशन की कैपेसिटी। तो कोई सांस तभी लेगा जब अंदर क्या हो, हमने मतलब हमने एक्सपायर किया हो, तभी तो हम इंस्पायर करेंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कैपेसिटी में अपोजिट चीज़ आने वाली है। तो क्या है इंस्पायरेटरी
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन इंस्पायर करे, लेकिन किसके बाद, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या आ गया इसके अंदर, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये कैसे होता है, ये टाइडल वॉल्यूम, ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया गया तो क्या बनी हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, अब आते हैं हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब नाम से समझ आ सकता है कि हम बोल सकते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या, वो वॉल्यूम एयर का जो पर्सन एक्सपायर कर सके, किसके बाद करेगा, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद करेगा, तो वो हो गई एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, इसके अंदर क्या आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कौन आएंगे इसके अंदर, ये दोनों, ये क्या बनाएंगे मिलके, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, अभी हमने रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम थी जो एक्सपायर करने के बाद भी, फोर्सिबल एक्सपायर करने के बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जा रही थी लंग्स में। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब देखो ये यहाँ पे अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, वो बस मैंने ऐसे बताया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में, क्योंकि रिजर्व वॉल्यूम में वो वॉल्यूम है जो हम एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद ही ले रहे हैं, कैपेसिटी में क्या है, वो वॉल्यूम है जो हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद ले रहे हैं। तो ये अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी पे नहीं बैठता, वो बस इसलिए ताकि हम याद कर पाएँ, चीज़ों को मेमोराइज कर पाएँ। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह जाए, दैट इज़ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आता है ERV एंड RV, ये मिलके बनाते हैं हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, वो वॉल्यूम जो लंग्स में रह जाए नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। तो इसके अंदर आता है ERV एंड RV। नाउ वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रेथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। अब वो वॉल्यूम एयर का जो पर्सन क्या कर सकता है, ब्रेथ इन कर सकता है, ले सकता है एक फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, या ब्रेथ आउट कर सकता है फोर्स इंस्पिरेशन के बाद, ये होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या क्या आती है, ERV, TV एंड IRV। ये तीनों मिलके बनाती हैं हमारी वाइटल कैपेसिटी। तो द मैक्सिमम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रेथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV, TV, IRV। या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का जो पर्सन ब्रेथ आउट कर सकता है आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन, मतलब वो वॉल्यूम एयर की जो तुमने मैक्सिमम वॉल्यूम तुम ले रहे हो, अंदर ले रहे हो एक फोर्स एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है, या फिर वो वॉल्यूम जो तुम छोड़ रहे हो एक फोर्स इंस्पिरेशन के बाद। अब इसे इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी से मिक्स मत करना। इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी थी मैक्सिमम, मतलब वो वॉल्यूम एयर का जो फोर्सेबल इंस्पिरेशन के बाद भी ली जा सके, और एक्सपायरेटरी वो थी जो फोर्सेबल एक्सपायरेशन के बाद भी एक्सपायर की जा सके। अब यहाँ पे ये है मैक्सिमम वॉल्यूम एयर जो तुम या तो छोड़ रहे हो जब तुम फोर्स एक्सपायरेशन ले सकते हो अंदर जब तुम फोर्स एक्सपायरेशन कर रहे हो, या बाहर एक्सपायर कर सकते हो जब फोर्स इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो वो है वाइटल कैपेसिटी। और जब इन सारी वॉल्यूम को ऐड ऑन कर दें, अगर इन चारों को ऐड कर दिया जाए तो ये बनाती है हमारी, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, जिसे बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसको साइड में ड्रॉ कर लेना, ये रिविजन के लिए काम आएगा। जब मतलब ये तीनों हमारी वॉल्यूम्स हैं, चारों वॉल्यूम्स हैं, इसमें कुछ ऐड ऑन और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी क्या बनती हैं, कैपेसिटीज़ बनती हैं, जिसका काम क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमारी हेल्प करती हैं ये चारों, IRV, TV, ERV एंड RV। IRV की वैल्यू क्या थी, 2500 से
3000 पर एम एल वॉल्यूम थी। टाइडल वॉल्यूम कितना था 500 ml। एक्सपायरेटरी था हमारा 1000 से 1100 और वहीं पे रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था हमारा 1100 से 1200। ये इसकी थी। और जब इनको ऐड ऑन करेंगे तो इन सब की वैल्यूज़ भी इनकी वैल्यूज़ को ऐड ऑन करके अप्रॉक्स में आ जाती हैं। तो ये थी हमारी टाइडल वॉल्यूम, कैपेसिटीज़ और ये सारी चीज़ें। नाउ total lung capacity, the volume of air accumulated in the lung at the end of forced inspiration. This includes RV, ERV, TV और IRV और the vital capacity plus residual volume। तो इन सबको ऐड कर दे तो क्या बनता है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारा लंग रख सकता है एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन। हमने पूरी जितनी ताकत से हम इंस्पायर कर सकते थे किया, अब उसके बाद जो लंग्स में वॉल्यूम है दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसके अंदर क्या आ गया, आरवी, ईआरवी, टीवी, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। या ये कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में क्या आ रहे थे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी के अंदर ये तीनों आते हैं, या तो ये बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, या फिर इन सबको चारों को ऐड कर दें। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्विलाई प्राइमरी साइट है जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में भी गैस एक्सचेंज होती है। O2 एंड CO2 आर द एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। और कैसे डिफ्यूजन होता है इनका, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन होता है। मेनली किस पे बेस्ड होता है, प्रेशर और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पे। तो ये हम पहले ही हम फर्स्ट पार्ट में पूरा समझ सकते हैं कि प्रेशर की वजह से कैसे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है, वही बता रहे हैं। एक्सचेंज कैसे होती हैं गैसेज, ब्लड, टिश्यू, इन सब के बीच में कंसनट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे। अब जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, इस पे भी डिपेंड करता है, थिकनेस पे भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, कि दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। Now, pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure। हमने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है। कोई भी अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है और वहाँ पे एक पर्टिकुलर गैस जो अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर या जिस मिक्सचर में वो है, उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो पार्शियल गैस जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का, दो गैसेस का एटमॉस्फेयर में, वो सब टेबल में दिया है और डिफ्यूजन साइड पे जो दिया है वो दिया गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे सेट होता है। तो डाटा इन द गिवन टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। कैसे उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया जाता है। देखो रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है हमारी, दो, O2 एंड CO2। एटमॉस्फेयर में इसका कितना है 159, वहीं पे एल्विलाई में कितना है 104। तो अभी वो कहाँ आ गई, अंदर आ गई। ठीक, अब डीऑक्सीनेटेड में गई क्योंकि फिर यहाँ पे प्रेशर कम है। अब डीऑक्सीनेटेड में से ऑक्सीनेटेड की बात, तो ऑक्सीनेटेड में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा 95, और टिश्यूज़ में फिर क्या होगा, कम। तो ये क्या है इसका पूरा ग्रेडियंट। ऐसे CO2 का दिया है, एटमॉस्फेयर में CO2 कितना है 0.3, एल्विलाई में ज़्यादा, इसलिए एल्विलाई से बाहर चली जाती है हमारी CO2 बाहर। अब डीऑक्सीजनेटेड है तो ऑब्वियसली वहाँ पे CO2 ज़्यादा है, फिर ब्लड में ऑक्सीनेट में वहाँ कम होगी और टिश्यू में और ज़्यादा होगी। तो ये वैल्यूज़ हमें, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना, किस जगह पे क्या प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर गैस का, जिसकी वजह से डिफ्यूजन जब होता है कितनी कितनी वैल्यूज़ रहती हैं। और प्रेशर यहाँ कैसे लिया जाता है, mmHg में लेते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रेशर की यूनिट है मेजर करने के लिए। नाउ ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसे समझते हैं हम, इसे हमने बहुत अच्छे से बॉडी फ्लूइड्स में बहुत अच्छे से कवर किया, पूरा देखा है कि जब पल्मनरी आर्टरी से जा रहा था, राइट कहाँ से खुल के, राइट वेंट्रिकल से खुल के जाती है हमारी पल्मनरी आर्टरी लंग्स में देती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वहाँ से ऑक्सीनेटेड होता है, फिर पल्मनरी वेन से आता है। तो वही है, देखो एल्वुलाई कहाँ है, लंग में, वहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया, ऑक्सीनेटेड हुआ, बाहर आया,
कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से एंटर करा हमारी लेफ्ट एट्रियम से गया हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे कौन सा वॉल्व था, बायकस्पिड वॉल्व था, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाके कहाँ गया वो, थ्रू सिस्टमिक आयोटा में कौन सा वॉल्व मिलते थे, सेमिलुनार वॉल्व्स मिलते थे यहाँ पे हमें, ठीक है। सेमिलुनर वॉल्स में गया, पूरा गया, जाके दे दिया, बॉडी टिश्यू एक्सचेंज होता है, फिर वहाँ से डीऑक्सीनेटेड आता है, फिर नीचे से कौन लेके आती है, इन्फीरियर वेना कावा जिसे बोलते हैं, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा सब लाती है और कहाँ डंप कर देती हैं इसको, राइट एट्रियम में डंप किया, फिर राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ क्या होता है, फिर से यहाँ वॉल्व होता है, कौन सा वॉल्व होता था, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता था। फिर यहाँ से ब्लड गया हमारा कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में फिर क्या था, सेमिलुनार वॉल्व्स थे यहाँ पे, ये सेमिलुनर वॉल्स हुए, फिर पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से फिर कहाँ जाता था, वापस हमारे, ये पूरी ऐसे प्रोसेस होता है। यहाँ अलग अलग प्रेशर दिया, देखो एल्वेलाई में कितना है 104 ऑक्सीजन का, CO2 का 40, फिर एक्सचेंज हुआ, सिस्टमिक में गए, ऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़्यादा होगी 95, CO2 कम है, फिर टिश्यू में CO2 का ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। ये सब पढ़ते थे। और जब ये वॉल्व क्लोज होते थे तभी हमें हर्ट साउंड सुनाई देती थी, जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होते थे तो सेकेंड हर्ट साउंड देती थी हमें साउंड, वो होती थी डब, और जो फर्स्ट होती थी वो होती थी लब, जो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाले वॉल्व क्लोज होते थे। ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं एल्वेलाई और बॉडी टिश्यू में, ब्लड में, फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है सारा। नाउ हम ये पढ़ के आए थे, यहाँ से कर रहे थे कंटिन्यू। सिमिलरली वैसे ही एक ग्रेडियंट किसके लिए होता है, CO2 के लिए भी होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, जो कहाँ से आता है, टिश्यू से ब्लड, एंड ब्लड टू एल्वेलाई। तो CO2 कैसे जाती है हमारी, एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई में एक्सचेंज होगी, फिर ब्लड में जाएगी, ब्लड से हमारे टिश्यू में जाएगी, CO2 टिश्यू से फिर ब्लड में, फिर एक्सचेंज, फिर वापस एटमॉस्फेयर में। तो वही फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, किसकी solubility ज़्यादा है, CO2 की solubility ज़्यादा है, O2 से कितने टाइम, 20 से 25 टाइम। ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in a partial pressure is much higher as compared to that of O2। मतलब कि कितना अमाउंट CO2 का डिफ्यूज़ करता है डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन से पर यूनिट पे, वो ज़्यादा है, किसके ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू O2 के कंपेयर में उसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है, ठीक है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जो डिफ्यूजन लेयर है वो कितनी लेयर्स की बनी है, 3 मेजर लेयर्स की बनी होती है। पहली थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई की थिन स्क्वैमस एपिथेलियम की, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, किसकी, एल्वेलर कैपिलरीज की एंडोथेलियम, एंड द बेसमेंट जो होता है, बेसमेंट आता है इनके दोनों के बीच में, बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन दैम। ये देखो यहाँ शो कर रखा है, ये एल्वेलर कैविटी, ये क्या है, एल्वेलर कैविटी, ये है इसकी बेसमेंट सब्सटेंस, ये है इसके कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। तो बेसमेंट सब्सटेंस इन दोनों के बीच में है, एल्वेलाई की क्या थी, स्क्वैमस एपिथेलियम, और कैपिलरीज की क्या थी, एंडोथेलियम। इन दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस, ये पूरा। तो ये क्या बना रहे हैं, मेम्ब्रेन बना रहे हैं फॉर द डिफ्यूजन, ठीक है। और जो उसकी टोटल थिकनेस होती है वो लेस देन अ मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर से उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम है इसकी थिकनेस। देयरफॉर जितने भी फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में वो सब फेवरेबल हैं, क्या हो, कि डिफ्यूजन हो O2 का फ्रॉम एल्वेलाई से टिश्यू का, और CO2 का फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं। ब्लड इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड क्या है, मीडियम है O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अबाउट 97% O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड। किसी यहाँ साइड में लिख लेता है ताकि रिविजन में आसानी रहे। कितनी, 97% O2 किसके थ्रू जाती है, हमारी RBC के थ्रू। वहीं पे जो 3% बची वो किसके थ्रू जाएगी, प्लाज्मा में, प्लाज्मा लेके जाएगा। और कैसे फॉर्म में लेके जाएगा, डिजॉल्व स्टेट में। तो ये तो बात हुई हमारी ऑक्सीजन की, ठीक है। अब वहीं पे जो 20 से 25% है, 20 से 25% लेके जाते हैं RBC, किसे लेके जा रहे हैं, CO2 को, CO2 की बात कर रहे हैं अब हम। 20 से 25% RBC ले जाते हैं, 70% कौन लेके जाता है, बाइकार्बोनेट्स। तो मैक्सिमम कौन लेके जा रहे हैं, CO2, बाइकार्बोनेट्स ले जाते हैं। वहीं पर बची हुई 7% ले जाते हैं हमारे प्लाज्मा,
डिजॉल्व स्टेट में। तो ये इंपॉर्टेंट है कौन कितना लेके जा रहा है। 97% O2 किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, आरबीसी, बची हुई 3% प्लाज्मा के थ्रू। वहीं जो CO2 है 20 से 25 किससे जा रही है, आरबीसीज के थ्रू, 70% जाती है बायकार्बोनेट के थ्रू और 7% जाती है प्लाज्मा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 कौन ट्रांसफर करता है, हमारा बायकार्बोनेट्स। तो वही लिखा है, द रिमेनिंग ऑक्सीजन के लिए पढ़ रहे थे, द रिमेनिंग 3% O2 इज कैरिड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, 20 से 25% CO2 बाय द आरबीसी, 70% बाय द बायकार्बोनेट और सब बची हुई 7% प्लाज्मा के थ्रू, वो भी डिजॉल्व स्टेट में। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट है, हमारे आरबीसीज में। O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। O2 कैसे बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से, एक रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करती है, ताकि क्या बना सके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अब हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक हीमोग्लोबिन कितने लेके जा रहा है, कैसे पहले बाइंड करती है, पहले तो रिवर्सिबल मैनर में, ताकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो एक Hb के साथ कितना लगा होगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगा होगा। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन किस पे डिपेंडेंट है, उसके पार्शियल प्रेशर पे। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the other factor which can interfere with this binding। तो किस पे रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर O2 का, अब CO2 का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये दूसरे फैक्टर हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। अब एक सिग्मोइड कर्व हमें ऑब्टेन होता है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसका, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मतलब कितना हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड कर रहा है जब उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। ठीक है, तो एक सिग्मोइड कर्व मिलता है हमें। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व and is highly useful in studying the effect of factor like PCO2, H concentration etc। और क्या मदद करता है हमारी, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का क्या इफेक्ट पड़ेगा, H कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब जानने में हमारी मदद करता है। ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे। नाउ इन द एल्वुलाई वेयर देयर इज हाई PO2, एल्वुलाई में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, लो प्रेशर होगा CO2 का, और लेसर H आयन कंसंट्रेशन और लोअर टेम्परेचर। तो ये सारी कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए कि ऑक्सीजन बाइंड करवाने के लिए ये सारी कंडीशन ज़रूरी है, नेसेसरी है, तभी हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या क्या, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, lower H ion concentration and lower the temperature. The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. Whereas वहीं पे टिश्यू में क्या होता है, whereas in the tissue low PO2, high PCO2, high H ion concentration and higher temperature exist। ये किसके लिए हैं, ये CO2 जब बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ। और यहाँ ये क्या है, जब ऑक्सीजन बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन के साथ, ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये किसके लिए, जब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कराना हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। तो जो ऑक्सीजन है कहाँ पे बाइंड कर रही है, लंग के सरफेस पे बाइंड करती है, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा, और कहाँ पे जाके डिसोशिएट हो जाती है, टिश्यू लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें
क्या होता है, फिर यहाँ से जो आयोटा निकल के जाती है सारे टिश्यूज़ को डिलीवर कर देती है, तो यहाँ पे डिसोसिएट होती है, फिर यहाँ से जो निकलती है CO2 बाइंड होती है। फिर एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मतलब जब कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल कंडीशन है बॉडी की, तो क्या 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड अगर हमारी आयोटा से जा रहा है, पूरी बॉडी में जो डिलीवर हो रहा है ब्लड, 100 ml ब्लड जा रहा है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन डिलीवर कर पाएगा टिश्यू को वो ब्लड, अप्रॉक्स अराउंड 5 ml वहाँ पे वो डिलीवर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑक्सीनेटेड ब्लड कितना दे पाएगा उसको, 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। आओ अब इस ग्राफ को देखते हैं एक बार। ये ग्राफ दिया है परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो हम क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसका डिसोसिएशन करवाएंगे, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कराएंगे फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो क्या, लो PO2, हाई PCO2, हाई H आयन कंसनट्रेशन। अब हाई H आयन कंसनट्रेशन है तो क्या है, एसिडिक कंडीशन है, तो ये एसिडिक में भी पूछ सकते हैं। और हायर टेम्परेचर, तो ये क्या आते हैं, इसका डिसोसिएशन कराएंगे, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो क्या, अगर ये कर्व अगर और राइट साइड शिफ्ट होता है ऐसा, तो ये हमें फीटल की हीमोग्लोबिन देखने में मिलता है, फीटल की हीमोग्लोबिन में, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड होती है। वहीं पे अगर ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो बोलते हैं कि डिसोसिएशन का कर्व है, तो उतना ज़्यादा डिसोसिएट हो रही है O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो पूरा ऑक्सीजन का कि कैसे हमारी O2 ट्रांसफ़र करती है और सारी कंडीशंस क्या क्या ज़रूरी है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 is carried by the hemoglobin as carb amino hemoglobin। जब ये CO2 बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बनाती है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कितना, 20 से 25% बनेगा। अब 20 से 25% क्यों लिखा है, क्योंकि RBC हमारे जो CO2 ले जा रहे थे वो इतना ही अमाउंट लेके जाते हैं, इसलिए लिखा है कि 20 से 25% क्या बनता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 इज अ मेजर, ये किस पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे। और जो PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। और कौन सा मेजर फैक्टर जो CO2 के बाइंडिंग को अफेक्ट करने वाला है, PO2। व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो इन द टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर। वहीं पे अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का लो हो जाए और O2 का हाई हो जाए तो एल्वेलाई में डिसोसिएशन हो जाता है CO2 का। कहाँ से डिसोसिएशन होता है, फ्रॉम द कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, दैट इज CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वुलाई। तो वही CO2 का बाइंड करवाने के लिए क्या चाहिए, CO2 का प्रेशर ज़्यादा, O2 का प्रेशर कम। अब जब वो ऐसे ट्रांसपोर्ट होगी, जब एट द लेवल ऑफ एल्वुलाई पहुँचेगी तो वहाँ पे O2 का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, CO2 का कम हो जाएगा, CO2 डिसोसिएट हो जाएगी और बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। तो RBC कंटेन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम। अब ये जो प्रोसेस है, इसके पास एक एंजाइम होता है, आरबीसी के पास एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं ये एंजाइम फैसिलिटेट करवाता है। तो आरबीसी कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। तो आरबीसी के पास तो है ही है, साथ में ये प्लाज्मा के पास भी मिलता है। एंड द माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन बोथ डायरेक्शन। ये फैसिलिटेट करता है दोनों, इस रिएक्शन को दोनों डायरेक्शंस में। ठीक है, CO2 वाटर के साथ कंबाइन करती है, क्या बनाती है, कार्बोनेट आयन, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसको डिसोसिएट करवा देता है। और ये दोनों डायरेक्शन में कौन एंजाइम काम आता है, यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। टिश्यू के साइड पे CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई है, क्यों हाई है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, CO2 कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, आरबीसी एंड प्लाज्मा, और क्या बनाती है वहाँ पे, कार्बोनेट और एचाइन। वहीं पे एल्वुलाई की साइड पे जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो लो है, तो रिएक्शन प्रोसीड करती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है वापस से, ये अपोजिट डायरेक्शन में करती है। फिर क्या बन जाता है, CO2 और O2। तो हम लिख सकते हैं ये जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, एल्वुलाई की साइड पे, और ये वाली कहाँ होती है हमारी, ये वाली इस डायरेक्शन में होती है हमारे टिश्यू साइड पे। तो
टिश्यू पे क्या होता है, ये कम हाई होता है, जिसकी वजह से कैटाबॉलिज्म की वजह से बाइंड करती है और कार्बोनेट आयन H+ बनाती है। वहीं पे एल्वेलाई की साइड पे लो होता है, रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और CO2 और H2 का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो CO2 ट्रैप थी एज अ बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, वो ट्रांसपोर्ट होती है एल्वेलाई तक और रिलीज आउट हो जाती है एज CO2 की फॉर्म में। अब जैसे वहाँ पे 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, कितनी ऑक्सीजन दे रहा था, 5 ml। वहीं पे 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना ब्लड पहुँचाने, कितनी O2 डिलीवर करने वाला है, 4 ml, 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेलाई, और वो कितनी देती, 5 ml O2 टू द टिश्यू। तो ये वैल्यूज़ भी हमें याद रखनी है। ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। नाउ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब हमारा रेस्पिरेशन रेगुलेट कैसे होता है। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। अब देखते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो वही रेगुलेशन कैसे होता है इसका, तो हमारे पास क्या है, एबिलिटी है इसको मेंटेन करने के लिए। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। कौन करना में हेल्प करता है, हमारा न्यूरल सिस्टम। A specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center। कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है मेडुलर रीजन में, ब्रेन के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द रेगुलेशन, इस रेगुलेशन के लिए इन्वॉल्व है। कौन है, स्पेशलाइज सेंटर कहाँ है, मेडुलर रीजन में ब्रेन के, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहाँ पे है ये, मेड्यूला में, ठीक है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड नीमोटॉक्सिक सेंटर। दूसरा रीजन कहाँ होता है, पॉन्स रीजन में, जिसका नाम है नीमोटॉक्सिक सेंटर। इसे अलग कलर से हाईलाइट कर लूँ। दो सेंटर कौन कौन से, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और नीमोटॉक्सिक सेंटर। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या करते हैं ये, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। न्यूरल सिग्नल जाएंगे इस सेंटर से, रिड्यूस कर देंगे ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट हमारा ऑल्टर हो जाएगा। अब क्या होता है, एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जो कहाँ सिचुएटेड है, एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। तो कीमो सेंसिटिव एरिया कहाँ मिल रहा है हमें, बिल्कुल जो रिदम सेंटर है मेड्यूला में उसके पास में, जो किसके लिए सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आइंस। किसके लिए सेंसिटिव है, CO2 और हाइड्रोजन आइन की कंसंट्रेशन के लिए। इंक्रीज इन दी सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये सेंटर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सिग्नल जाएंगे रिदम सेंटर के पास ताकि नेसेसरी एडजस्टमेंट किए जा सके, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, और ये सारे सब्सटेंस को एलिमिनेट किया जा सके। तो कौन कौन से देखा, मेडुलर रीजन में है रिदम सेंटर, पॉन्स रीजन में है नीमोटॉक्सिक सेंटर। नीमोटॉक्सिक सेंटर क्या कर रहा है, जो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन उसको रिड्यूस करता है और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट ऑल्टर हो जाता है। वहीं पे एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, कहाँ मिलता है, रिदम सेंटर के पास में, हाईली सेंसिटिव फॉर CO2 एंड एचाइन कंसंट्रेशन। जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी बॉडी में, ये एरिया एक्टिवेट होगा, सिग्नल देगा रिदम सेंटर को, और फिर जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट करने होंगे वो सेंटर हमारा परफॉर्म कर देगा। Now, receptors associated with the aortic arc and carotid artery। हमारे पास रिसेप्टर्स भी होते हैं aortic arc पे और carotid artery पे। Also recognize changes in CO2 and H concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial action। तो कीमोसेंसिटिव एरिया था, और कुछ रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, आयोटा की आर्क पे और कैरोटिड आर्टरी पे। वो भी क्या भेजते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं, इनके लिए सेंसिटिव होते हैं और सिग्नल भेजते हैं रिदम सेंटर को, ताकि जो भी है नेसेसरी एडजस्टमेंट किए जा सके। तो हमने देखा रेगुलेशन में O2 का रोल बहुत कम है, मतलब क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, उतना है ही नहीं। किस पर डिपेंड कर रहा है, मेनली CO2 और एचाइन कंसंट्रेशन की वजह से। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अस्थमा में क्या होता है, ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसकी वजह से वीजिंग साउंड आती है। और किसका इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकुल्स। हमें ये याद रखना है कि एम्फाइसीमा में क्या होता है, सरफेस डिक्रीज हो जाता है और एल्वुलाई की वॉल डैमेज होती है। लेकिन अस्थमा में किसका इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई
एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है अस्थमा में, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है। वहीं पे हम चले एम्फाइसीमा की तरफ, तो वहाँ क्या है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वुलाई की वॉल डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, और मेजर कॉज क्या है उसका, सिगरेट स्मोकिंग। दो डिसऑर्डर है अस्थमा एम्फाइसीमा। अस्थमा में क्या इफेक्ट हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन। एम्फाइसीमा क्यों हो रहा है, एल्वुलाई की वॉल डैमेज हो रही है, सरफेस डिक्रीज हो जाता है, और क्यों होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। Now, occupational respiratory disorder in certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, ऐसी डिसऑर्डर जो हमारे ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहे हैं, दैट आर नोन एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि क्या आती है, ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी वहाँ पे कोप अप नहीं कर पाता। तो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग हो रहा है, तो वहाँ पे जो उनके फाइबर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो जाके हमारे लंग में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो वही लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दिस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। तो वहाँ पे ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिससे क्या होता है, फिर सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारे लंग भी डैमेज होते हैं और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसका एक एग्जांपल देखते हैं, सिलिकोसिस, सिलिका का डिपोजिशन हो जाना। तो वो क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का ही टाइप है। तो वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड बी अ प्रोटेक्टिव मास्क। क्या करना चाहिए उन्हें, मास्क पहन के काम करना चाहिए, ताकि जितना हो सके उतना वो फिल्टर होके जाए एयर उनके अंदर लंग्स में, और वहाँ पे कोई डैमेज ना कर पाए। तो यहाँ पे हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और हमारी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू।